प्रसाद मौर्य को अपनी ही पार्टी के नेता को कह रही हैं बाहरी व्यक्ति हैं मैं ये। आज उनके लिए एक शब्द और प्रयोग करना चाहती हूँ। देखिए, मैं पार्टी की लीडर हूँ और स्वामी प्रसाद मौर्य जी डीलर हैं। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। वो आप देखिए जनता दल में रहे, उसके बाद उन्होंने 2012 से लेकर 17 तक अगर किसी ने सर्वाधिक विरोध आदरणीय अखिलेश यादव जी का किसी ने किया तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने नेता प्रतिपक्ष बन करके किया। पिछले जब भी पार्टी में कुछ गलत होता है, आई एम द फर्स्ट पर्सन हु रेज माई वॉइस। इसके लिए मुझे जबरदस्त राजनीतिक नुकसान होते हैं, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव में पूरा भरोसा करती हूँ। वो एक बेहद नेक दिल, बहुत अच्छे इंसान हैं। नेताजी ने मुझे हमेशा अपनी बेटी माना। आदरणीय राम गोपाल जी मुझे बहुत सम्मान करते हैं, मैं उनको बहुत स्नेह करती हूँ। शिवपाल चाचा से स्नेह करती हूँ। तो ये समाजवादी पार्टी मेरे लिए पार्टी नहीं है, ये मेरा परिवार है। और परिवार में अगर गलत होता है और परिवार की बिटिया नहीं बोलेगी तो ये लोग बाहरी लोग हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले कई दिनों से खबरों में हैं। उनके बयानों की वजह से जबरदस्त हंगामा हो रहा है। रामचरितमानस से लेके जातियों पर जो बयान उन्होंने दिए, उसकी वजह से समाजवादी पार्टी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो गई है। लेकिन एक नई कड़ी इस कहानी में जुड़ रही है कि विरोध के स्वर समाजवादी पार्टी की नेत्री डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा बुलंद कर रही हैं। ट्विटर पे लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लिख रही हैं, बोल रही हैं। तो हमने तय किया कि यूपी तक पे उन्हीं से सीधे बातचीत की जाए। डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा हमारे साथ। सवाल शुरू करूं उससे पहले मैं ये समझना चाहता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य आपके ही पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेताओं में से एक माने जाएंगे। हालांकि बहुत लंबा समय नहीं हुआ है पार्टी में उनको। ये जो भिड़ंत शुरू हुई है, आखिरकार क्यों शुरू हुई? ट्विटर पे आप खुलकर अपने पार्टी के एक नेता के खिलाफ इस तरह से लिख रही हैं, बोल रही हैं, क्या कारण रहा? देखिए, प्रभु श्री राम हमारी आस्थाओं के केंद्र हैं और भारत आस्थाओं का देश है। मैं कई बार लिखती बोलती कहती हूँ कि हमारे यहाँ हम लोग कानून को मानते समय उतना नहीं डरते हैं जितना कि हम माँ की कसम खाते समय डरते हैं। भारत आस्थाओं का देश है। यहाँ पांडवों ने अपने हक के लिए जब युद्ध लड़ा तो पांडव नहीं पूजे गए। यहाँ राम, प्रभु श्री राम जब अपना हक छोड़ करके वनवास चले गए पिता की आज्ञा के लिए, तो उस समय प्रभु श्री राम को पूजा गया। एक रामचरितमानस प्रभु के चरित्र का पूरा वर्णन है इन 7 कांडों में, और उनको हमारे एक एक घर में पूजा जाता है। हिंदू घरों में, सनातनी घरों में पूजा जाता है। और भारत की पहचान किससे है? भारत की पहचान तो सनातन से है। माना हम एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हैं, तो आपको ये आज़ादी और ये सहूलियत मिलती है, संविधान ने दी है कि आप जिस धर्म को चाहें उसको माने। आप चाहें तो पत्थर को माने, आप चाहें तो पत्थर को पूजें, आप चाहें तो पत्ते को पूजें। ऐसे में करोड़ों लोगों की आस्थाओं पर प्रश्न खड़ा करने की बात कहाँ से आती है? दूसरी, रामचरितमानस 1500 शताब्दी में लिखी गई। आप आज उस पर बहस कर रहे हैं। क्या आप रामचरितमानस को अनुवादित दोबारा से एडिट कर सकते हैं? क्या आप उसमें संशोधन कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते। आस्थाओं को एक स्थान पर रखा जाता है, तर्क को दूसरे स्थान पर रखा जाता है। आप में और हम में किसी ने ईश्वर को तो नहीं देखा ना, लेकिन हम उस ईश्वर को आस्था के जरिए मानते हैं। हमारे माता पिता ने कहा, हमारे गुरुओं ने कहा कि ईश्वर है, तो हमने उसको माना। और हम उनको जब मानते हैं तो मानते हैं। भारत आस्थाओं का देश है। और मैं भारत की बात नहीं कर रही हूँ। आप अमेरिका में जाइए, मैं अमेरिका जाती हूँ तो मैं देखती हूँ संडे को सारे लोग चर्च में जाते हैं, वहाँ दान देते हैं, पुण्य करते हैं। आप कहीं और किसी और ऐसे राष्ट्र में जाइए, आप किसी इस्लामिक कंट्री में जाइए, वहाँ तो और ज्यादा कट्टरपन है। तो भारत में तो इतनी सहिष्णुता है कि आप ये बात बोल रहे हैं और हम सुन पा रहे हैं। और बहुत साहस करके मैं ये बात आज रख पा रही हूँ कि अपने धर्म का सनातन धर्म का अपमान हमें स्वीकार नहीं है। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी मेरी पार्टी के हों और चाहे संजय निषाद जी भारतीय जनता पार्टी के। प्रभु श्री राम का अपमान, रामचरितमानस का अपमान, भगवे का अपमान, सनातन का अपमान। मैं खुद, आप देख रहे हैं किस वस्त्र में बैठी हूँ आज, लेकिन ये वस्त्र भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये वस्त्र हमारी सनातनी संस्कृति का है, हमारे संस्कारों का वस्त्र है। तो इसका अपमान स्वीकार नहीं है। मैंने दोनों ही पार्टी के नेताओं से बोला है कि आप भी संज्ञान लीजिए अखिलेश जी, मौर्य जी की वाणी का, और उधर जो संजय निषाद जी हैं उनकी वाणी का संज्ञान योगी जी लें। क्योंकि अब जो है, हम जैसे लोग इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकते। पार्टी के नेता हैं, पार्टी के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स रहे होंगे समाजवादी पार्टी के।
आमतौर पे ये माना जाता है कि जो सीनियर लीडरशिप है उनसे अच्छे आपके संबंध हैं, पुराने संबंध हैं, तो ऐसे में क्या जरूरत पड़ी कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके ट्वीट करना और एक एक करके स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान है उसका खंडन करना पड़ रहा है आपको? क्या पार्टी के जो इंटरनल मैकेनिज्म है उसमें इस बात को आपने उठाया था? देखिए, मैं पिछले जब भी पार्टी में कुछ गलत होता है, आई एम द फर्स्ट पर्सन हु रेज माई वॉइस। इसके लिए मुझे जबरदस्त राजनीतिक नुकसान होते हैं, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव में पूरा भरोसा करती हूँ। वो एक बेहद नेक दिल, बहुत अच्छे इंसान हैं। नेताजी ने मुझे हमेशा अपनी बेटी माना। आदरणीय राम गोपाल जी मुझे बहुत सम्मान करते हैं, मैं उनको बहुत स्नेह करती हूँ। शिवपाल चाचा से स्नेह करती हूँ। तो ये समाजवादी पार्टी मेरे लिए पार्टी नहीं है, ये मेरा परिवार है। और परिवार में अगर गलत होता है और परिवार की बिटिया नहीं बोलेगी तो ये लोग बाहरी लोग हैं। मैं आपको आज बता देती हूँ। आप स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी ही पार्टी के नेता को कह रही हैं बाहरी व्यक्ति हैं मैं ये? आज उनके लिए एक शब्द और प्रयोग करना चाहती हूँ। देखिए, मैं पार्टी की लीडर हूँ और स्वामी प्रसाद मौर्य जी डीलर हैं। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। वो आप देखिए जनता दल में रहे, उसके बाद उन्होंने 2012 से लेकर 17 तक अगर किसी ने सर्वाधिक विरोध आदरणीय अखिलेश यादव जी का किसी ने किया तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने नेता प्रतिपक्ष बन करके किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जब हम लोग विपक्ष में आए 17 से लेकर के 22 तक, तो अगर किसी ने विरोध किया तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अखिलेश यादव जी का विरोध किया। लीडर और डीलर का क्या मतलब हुआ? आप खुद को लीडर बता रही हैं, नेत्री बता रही हैं, उनको डीलर क्यों बोल रही हैं आप? देखिए, आज अगर मुझ में साहस है कि मैं ये बोलती हूँ कि मैं सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी और इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। आप किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति से पूछ लीजिए, क्या इस तरह की भाषा शैली जिसमें प्रभु रामचरितमानस को, जो आस्था का केंद्र है, हर हिंदू के घर में पाया जाता है, इसमें जातियां नहीं है, इसमें कोई ऐसी जाति नहीं है जिसके घर में नहीं पाया जाता। मुझे लगता है जिस जाति का वो जिक्र कर रहे हैं उन जातियों के यहाँ तो आए दिन रामायण, रामचरितमानस का, अखंड रामायण का पाठ होता है, सुंदरकांड का पाठ होता है। हम सभी के यहाँ रामचरितमानस, हम सभी के यहाँ सुंदरकांड सभी पाए जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, लेकिन वो वोटों की डीलिंग करते हैं और वो बता रहे हैं कि भाई मैं 85-15 क्या आप परसेंटेज कर रहे हैं? आप एक हमारा देश है, उसके साथ आप चलिए, उसकी भावनाओं के साथ चलिए। भारत भावनाओं का देश है। और आपने कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, कभी आप कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मैंने एक चीज जो महसूस की कि शायद कई बार ऐसा होता है कि हम आवेग में आके, हमारी भावनाओं के तहत आकर के हम कोई चीज गलत बोल देते हैं। तो हो सकता है, मुझे लगा कि शायद स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने गलत बोला। उन्होंने कहा कि आज माँ सरस्वती का दिन है, हम लोग माँ सरस्वती का पूजन कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि जो स्त्री की शिक्षा का अधिकार है वो भारत में कभी सनातन लोगों ने नहीं दिया और स्त्री की शिक्षा का अधिकार जो है वो अंग्रेजों ने दिया। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्या आपाला, गार्गी, विद्योत्तमा जो भी थी वो सब अंग्रेजों के बाद आई हैं? वो तो अंग्रेजों से पहले थे। वेदों के निर्माण में, श्लोकों के निर्माण में महिलाओं का महत्व है। तो वहां भी वो तर्क नहीं दे पाते। एक्चुअली उनको तर्क देना आते ही नहीं है। वो तार्किक तौर पर श्री रामचरितमानस मुझसे बात कर लें, किसी और व्यक्ति से बात कर लें, किसी जानकार से पूछ लें, बैठ लें, बात कर लें, लेकिन वो 2 पंक्तियां पकड़ करके या 3 पंक्तियां पकड़ करके वही पूरा जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है बिहार से, जो चलता चला आ रहा है, चंद्रशेखर जी से लेकर के अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी तक आया है, हमारी पार्टी के एक प्रवक्ता इस पर अभद्र बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मुझे लग रहा है कि कोई एक ऐसा एजेंडा है जो हिंदू के विरुद्ध, सनातन के विरुद्ध चल तो रहा है, ब्राह्मणों के विरुद्ध चल रहा है। बहुत बड़ी, आप सोचिए, किसी में साहस हो सकता है कि एक जाति के लिए लिख दे ब्राह्मण भारत छोड़ो, और वो भी नारे आप उस पर लिख दीजिए, दीवारों पर लिख दें। लेकिन ब्राह्मण इतना सहिष्णु है, इतना कोमल है, इतना निर्मल है। लेकिन फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ये ना भूल जाए कि ब्राह्मण परशुराम भी है। तो जब ब्राह्मण अपना परशुराम का रूप दिखाएगा, तो आज उन्होंने फिर एक स्टेटमेंट दिया, मैं भी भारत समाचार पे देख रही थी, वो कह रहे थे कि ये जो भी मेरे खिलाफ लोग लिख रहे हैं ब्राह्मण लिख रहे हैं। तो आप पंडित, पुजारी, धर्माचार्य और ब्राह्मण एक जाति विशेष सब पर टिप्पणी करेंगे, तो आपको ये अधिकार किसने दिया? हमारे यहाँ ब्रजभूषण तिवारी जी भी हुए हमारी पार्टी में, हमारे जनेश्वर मिश्र जी भी हुए। आज हम उनकी संस्कारों को संभालते हुए आज मैं भी पार्टी में हूँ। तो हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग कभी बोले नहीं। और दूसरी चीज आपने कहा कि पार्टी के अंदर बोलने की बात आपने, लेकिन क्या पार्टी के प्लेटफॉर्म पे इस मामले को उठाया, समाजवादी पार्टी के नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को बताया? और अगर बताया तो क्या प्रतिक्रिया थी वहां से? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य रुक तो नहीं रहे।
देखिए मैं आपको बताऊं, 2020 में एटा के जिला पंचायत अध्यक्ष के पति मनोरंजन यादव ने मुझे ब्राह्मण होने के नाते तमाम गालियां दे दी और अपने पूरी एक गैंग को सक्रिय कर दिया। और वो गालियां किस पर दी? आदरणीय अखिलेश यादव जी की प्रोफाइल पर। उन्होंने एक पारिजात का वृक्ष लगाया था और बोले आज मैंने पारिजात का वृक्ष लगाया। मैंने उसमें नीचे लिख दिया, आदरणीय आप तो स्वयं हमारे लिए पारिजात के वृक्ष हैं। तो अगर कोई बुद्धिहीन है, मूर्ख है, तो उनको लगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रवक्ता हूं क्योंकि मेरे नाम के आगे तिवारी मिश्रा लग रहा है। उन्होंने मुझे तमाम गालियां, आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, तमाम गालियां देना। मैंने फिर पार्टी प्लेटफॉर्म पर यह बात रखी थी और आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहा था, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इंसान है, संवेदनशील इंसान है, वो 2 बेटियों के पिता भी हैं, उनकी पत्नी बहुत अच्छी हैं, तो वो इन चीजों को समझते हैं। उन्होंने पार्टी फोरम पर यह बात रखी, उसको नोटिस जारी किया, ये चीजें हुई हैं। दूसरी चीज, अभी कुछ दिनों से पहले मीडिया सेल की अभद्रता पर भी मैंने आवाज उठाई थी। मैंने कहा जो मीडिया सेल है वो पूरे एक हमारे समूह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लाखों लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो समाजवादी पार्टी का हिस्सा है। तो कोई भी चीज अभद्र, अश्लील चीज अगर सामने आती है तो उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस पर भी संज्ञान लिया था, हालांकि वो मामला काफी बढ़ गया था। अब तीसरा जो ये बात है, ये इसलिए मुझे स्वीकार नहीं, वो मैंने पार्टी पटल पर बातें रखी क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी माइक पर बोले, स्वामी प्रसाद मौर्य जी मीडिया के आगे बोले, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ट्विटर पर बोले और हम अंदर ही अंदर पार्टी पटल पर बात ही रखते रहे। अब हमें उनका मुकाबला, क्योंकि हमसे भी एक समूह वहां से लेकिन रिस्पॉन्स क्या है? आपने अगर पार्टी पटल पर रखा तो क्या अखिलेश यादव ने संज्ञान लिया? क्या राम गोपाल यादव या शिवपाल यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई, और आई तो क्या थी वो प्रतिक्रिया? देखिए संज्ञान लिया, यहाँ तक कि उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जो रविदास मेहरोत्रा जी हैं, उन्होंने पूरा एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि वो इस बात से बिल्कुल डिस्टेंस कर लिया पार्टी ने, कुल मिला के यही रहा ना? डिस्टेंस नहीं, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं है, ये उनके निजी विचार हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी के निजी विचार हैं। और ये भी यहाँ तक कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी भी आए, उन्होंने भी कहा कि ये उनके निजी विचार हैं और निजी विचारों के चलते ये पार्टी लाइन नहीं है, पार्टी का कोई विचार नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है जो मैं उठाना चाहती हूँ कि अगर आपके निजी विचार है तो आप भी पार्टी पटल पर रखते, आप भी अंदर रखते। आप उस विचार को आपने रखा, मुझे लगा मानसिक रूप से शायद थोड़ा सा परेशान होंगे, बाद में खेद प्रकट कर देंगे कि भाई मैं खेद प्रकट करता हूँ, लेकिन वो तो लगातार जारी हैं, बोलते ही जा रहे हैं। पंडितों के खिलाफ बोल रहे हैं, पुरोहितों के खिलाफ बोल रहे हैं, हनुमानगढ़ी मंदिर के खिलाफ बोल रहे हैं। क्या वो मेरे आस्थाओं के केंद्र हनुमानगढ़ी मंदिर को बदल देंगे? मैं तो उस मंदिर में कभी जाता भी नहीं हूँ, जाना चाहिए। आप इस तरीके से बोल रहे हैं। आज बागेश्वर धाम के बारे में बोला, तो वो चाहते क्या? इसका मतलब कोई एक एजेंडे के तहत वो काम कर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी को बर्बाद करने के लिए आए हैं। पहले वो जनता दल में थे, एजेंडे पे काम कर रहे हैं। किसके एजेंडे पे? आप कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा इन बयानबाजी से, इस तरह के स्टांस से, तो किसके एजेंडे पे? देखिए मैं आपको बताऊं, आदरणीय अखिलेश यादव जी जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला सिर्फ समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विकास आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जितना किया उसका कोई आप कंपैरिजन ही नहीं है। उतना विकास किसी मुख्यमंत्री ने कभी अपने कार्यकाल में नहीं किया। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो विकास है उसको अगर किसी तरीके से कम किया जा सकता है, या तो धर्म के जरिए या धर्म की बात फैला करके कम किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं हमेशा पार्टी पटल पर एक बात कहती हूं कि आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, आपकी लड़ाई रोजगार से, आपकी लड़ाई रोटी के लिए है, आपकी लड़ाई भुखमरी के लिए, आपकी लड़ाई लाचारी के लिए है, आपकी लड़ाई उन संवेदनशील मुद्दों पर है जिस पर उत्तर प्रदेश की जनता परेशान हो रही है, महंगाई पर है। आपकी लड़ाई भगवा से नहीं है, आपकी लड़ाई योगी आदित्यनाथ जी से है, पर वो भगवा पहनते उससे नहीं, क्योंकि भगवा हमारा भी धर्म, हमारा वस्त्र है, वो वकल वस्त्र हमारे लिए भी है। क्या लगता है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं? देखिए 2 चीज हो सकती है, मे बी पॉसिबल, क्योंकि वो मुझसे बहुत सीनियर हैं, उनके लिए मैं सम्मानजनक ही बोल रही हूँ। हो सकता है कि बसपा के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हो, घर वापसी करना चाहते हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है उनकी बेटी को टिकट नहीं देने जा रही हो सकता है उनको अपने बेटे के लिए भी टिकट चाहिए हो, 3 सीट का समझौता हो गया हो कि समाजवादी पार्टी को कमजोर भी कर दूंगा और इधर 85 और 15 वाली पॉलिटिक्स भी करूंगा। कहीं अंदर कुछ है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शायद बीएसपी के एजेंट के तौर पे समाजवादी पार्टी में काम। देखिए मैं तो ये कहती हूँ कि जो लोग भारत में रह करके
सनातन का अपमान करते हैं, हिंदुत्व का अपमान करते हैं, हमारे धर्मों का अपमान करते हैं, हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान कर सकते हैं। हो सकता है उनको भारत से बाहर भी कोई उनके एजेंट के तौर पे काम करते हो। कोई तो है जो सक्रिय है, जो एजेंट के तौर पे काम करता है। बाकी इस सब के बाद मुझे लगातार ट्रोल किया जा रहा है एक जाति विशेष के द्वारा, उन्हीं के लोग कर रहे होंगे। लगातार मुझ पर धमकियां, गालियां आ रही। मैं तो दो सवाल है मेरे, और इसी मुद्दे पे मैं आने वाला था कि आपने एक ट्वीट भी किया है कि धमकी मत दो, एक इस तरह का ट्वीट है, और फिर आपने ये भी गिनवाया है कि आप किसी के वोट पे या कोई ऐसी कमाई नहीं है जिस पे भ्रष्टाचार की कमाई नहीं है जिस पे आप डिपेंडेंट हैं। तो धमकी क्या आपको मिल रही थी, और धमकी किस तरह, ये कहाँ आ रहा था? फोन कॉल था, मैसेज था, या ट्विटर पे लगातार आपको ट्वीट्स के जरिए वो धमकियां आ रही थी? देखिए, जब आप ये इंटरव्यू दिखाएं तो आप एक बार गूगल पे सर्च करके उन गालियों को देख लीजिएगा जो मुझे दी गई हैं। वो गाली इतनी अभद्र है, इतनी अश्लील है कि एक स्त्री होने के नाते मैं अपनी जिह्वा से नहीं निकाल सकती, नंबर एक। दूसरा ये कि जब मैंने उनसे कहा कि प्रभु श्री राम, बहुत सम्मान के साथ कहा, आप मेरा ट्वीट देख सकते हैं कि प्रभु श्री राम हमारे आस्था के केंद्र हैं, और आप इस तरीके की कोई बात मत कीजिए जिससे हमारे करोड़ों लोगों की आस्थाएं आहत हों। इससे पार्टी को नुकसान होगा और हमारे नेता को नुकसान होगा। तो उसके बाद एक कोई ऐसा गैंग है जिनके सबके पीछे कुछ बौद्ध और नव बौद्ध जो भी हैं, वो सब बुरी तरीके से सक्रिय हो जाते हैं, और मेरा एक ही काम है कि मैं उनको ब्लॉक करती हूँ, माफ करती हूँ, ब्लॉक करती हूँ, माफ, क्योंकि मेरे पास जो मेरी ऊर्जा और शक्ति है वो मैं अपने धर्म को, अपनी जाति को, अपने समाज को, अपने लोगों को, और यहाँ तक कि भारत राष्ट्र को आगे बढ़ाने में लगाऊंगी। मैं उस नकारात्मक ऊर्जा में नहीं लगाऊंगी। लेकिन तमाम लोगों ने उस बार लिखा इनको पार्टी से निकालिए, ये कालनेमी है। मैं अब कालनेमी हो गई। ये कोई क्या लिख रहा है, आप ये बीजेपी का स्लीपर सेल है। तो भारतीय जनता पार्टी में मुझे जाना होगा तो मेरे नाम के पीछे कोई MY फैक्टर तो नहीं है ना। मैं तो नाम के पीछे तिवारी मिश्रा लगाती हूँ, तो मेरे लिए तो सारी पार्टियों के द्वार खुले हो सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, और भी हो सकता है किसी अन्य दल में मैं चली जा सकती हूँ अगर मुझे जाना होगा। तो मैं बार बार लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ कि समाजवादी पार्टी मेरा परिवार है, और पार्टी आप छोड़ सकते हैं, आप परिवार नहीं छोड़ सकते। तो ये मेरा परिवार है। लेकिन परिवार में जो बाहरी तत्व आते हैं, मैं डीलर की बात कर रही थी, जो डीलर आते, जो डीलिंग करते हैं वोटों की, कि इतना वोट है, इतनी सीट चाहिए, ये वाला पद चाहिए। इससे पहले एक और डीलर आए थे पीला झंडा लेके, आपको पता है, वो भी अखिलेश जी से मोल भाव कर रहे थे। तो ये जो जाति के नाम पर डीलर आते हैं, इस जाति के लोगों को समझने की भी आवश्यकता है कि कहीं दलित वोटों के जरिए, कहीं पिछड़े वोटों के जरिए, कहीं राजभर वोटों के जरिए कोई आपके वोटों का सौदागर तो नहीं बन रहा। क्योंकि आज हम लोग, हमारी पार्टी इतना सोच रही है, पिछड़ों के लिए काम करना चाहती है, और उसमें ऐसे लोग आते हैं। अभी आप देखिए 24 में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी चले भी जाएंगे तो उसमें हम लोग क्या कर पाएंगे? हम लोग तो उसी पार्टी का हिस्सा जिसको वो बर्बाद करके चले जाएंगे। तो हम लोग, एक हार हमारी हुई थी 2014 में, फिर हम लोगों ने 17 में भी हारे, हम 19 में भी हारे, हम 22 में भी हारे। अब किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे, वो मुझे कालनेमी बोलते, मैं उन्हें कालनेमी बोलती हूँ, उन्हें भस्मासुर बोलती हूँ। किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे जो भस्मासुर है, जहां जा रहा है वो भस्म कर रहा है, मुझे लगता है कि हमें आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि मैं एक ब्राह्मणी हूँ, क्योंकि मैं एक फौजी की पत्नी हूँ, मेरे अंदर इतना साहस, और मैंने खुलकर के लिख कर कहा, और आपके मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ, इस पूरे समाजवादी पार्टी में जितने नेता हैं, सबसे पहले मेरी संपत्ति की जांच कराइए, मेरे माता पिता की संपत्ति की जांच कराइए, मेरे सास ससुर की संपत्ति की जांच कराइए। एक भ्रष्टाचार का पैसा किसी पीढ़ी में हमारे यहाँ नहीं आया है। इसलिए आज ये ब्राह्मणी आपके सामने निष्पक्ष होकर के स्पष्ट रूप से सत्य के साथ खड़ी हो गई है। लेकिन आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की जो राजनीति है और जातीय समीकरण की जो राजनीति खास करके पिछले 2 चुनावों में दिखा है, चाहे 19 का लोकसभा चुनाव हो या अभी 22 का विधानसभा चुनाव हो, ऐसे में समाजवादी पार्टी के ये नए कास्ट कॉम्बिनेशन वाले जो पॉलिटिक्स है, उसमें ये जो आप लगातार ब्राह्मणी कह रही हैं, खुद को ब्राह्मण आइडेंटिटी आप इम्पोज कर रही हैं, उसकी स्पेस है? देखिए, कई बार क्या होता है कि आप जो काम करते हो स्वांतः सुखाय काम करते हैं, और कई बार आप किसी एक व्यक्ति विशेष को आंसरेबल नहीं होते, आप उस ईश्वर को आंसरेबल होते हैं। मैं जो भी काम करती हूँ अपने बाबा महाकाल, अपने भगवान राम, अपने भगवान कृष्ण, इन सब के लिए करती हूँ। मुझे क्या है, आप टिकट नहीं देंगे, मैं कभी सदन में नहीं पहुंच पाऊंगी, मैं विधायक, सांसद, मंत्री नहीं बन पाऊंगी, उससे मुझे कोई फर्क नहीं है। जो लोग आज नहीं बोल रहे हैं वो उस पर हैं कि भाई हम बोलेंगे। आप देखिए पार्टी में कितने, और मुझे सबसे बड़ा दुख ये है कि अगड़ी जाति के बाकी नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं इस मसले पे? फिर देखिए,
वो चुनावी राजनीति में जाना चाहते होंगे संभवतः, उनको लगता होगा कि शायद इसका नुकसान हो। मेरे लिए मेरा धर्म महत्वपूर्ण है। रही बात ब्राह्मण की बात लिखते हैं, आप जब आप पिछड़ों की बात कर रहे हैं, जब आप दलितों की बात कर रहे हैं, तो आप जातिवादी नहीं हैं, तब आप समतावादी हैं, तब आप समाजवादी हैं। मैं अगर ब्राह्मणों के बात कर रही हूँ, और मैं कभी भी ये बात नहीं करती, मैं ब्राह्मणों के जो सबसे छोटा तबका, मेरे ब्राह्मणों में जो बिल्कुल अर्थहीन व्यक्ति, जो निर्धन व्यक्ति हैं, जिनके पास धन नहीं है, मैं उनकी बात करती हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सभी जातियों को, जो अनुसूचित जाति, जनजाति हैं, पिछड़ी जाति हैं, सबको रेलवे का टिकट मिलता है जब वो कोई इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। मेरे ब्राह्मण समाज में जो गरीब बच्चा है, जो कोई सीताराम तिवारी ठेल लगा रहा है, कोई शर्मा जी बेचारा कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, कोई पांडे जी सब्जी का काम कर रहे हैं, तो उनके बच्चों को क्या वो रेलवे का टिकट नहीं मिलना चाहिए? उनके फीस में क्यों इतनी असमानता है? तो मैं हमेशा जो हमारे यहाँ का निर्धन वर्ग है, ब्राह्मण समाज का भी, सवर्ण समाज का, उसके लिए बात आपको इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन आप जिस तरह की बयानबाजी कर रही हैं, हम लोगों से बातचीत भी कर रही हैं, ट्विटर पे जो लिख रही हैं, कोई भी व्यक्ति अगर मैं आपके बायो से समाजवादी पार्टी हटा दूं तो ये मान लेगा कि आप बीजेपी की तरफ से बात कर रही हैं। ये एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है, आपको लगता है? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हम लोगों का जो एजेंडा है, बीजेपी का एजेंडा क्या था? अगर कोई हिंदू है तो बीजेपी का है, अगर कोई ब्राह्मण है तो वो बीजेपी का है, अगर कोई राष्ट्रवाद की बात करता है तो वो बीजेपी का है, अगर कोई वकल वस्त्र पहनता है तो बीजेपी का है। तो मैं उस एजेंडे पर भी तो आपको चोट करती हुई दिख रही हूँ ना। मैं बता रही हूँ कि जो हिंदू है वो भारतीय है, वो भारत का है। जो राष्ट्रवादी है वो भारतीय है। हमारे अंदर जो सनातनी है, कितने लोग सनातनी हैं? खाली भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप देखेंगे कितने सनातनी लोग हैं, कितने हिंदू लोग हैं, कितनी आस्थाओं के लोग हैं। सबके देवता जरूर बदलते जा रहे हैं, लेकिन सारी आस्थाओं में कहीं ना कहीं हमारा सनातन है। तो जो बीजेपी एक परसेप्शन सेट करना चाहती थी कि आस्था का मतलब, ब्राह्मण का मतलब, हिंदू का मतलब, वकल का मतलब, गेरुए का मतलब, भगवा का मतलब, सिर्फ तोड़ना चाहते हैं, उस नैरेटिव को आप तोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो आस्था के लिए लड़ सकता है। आप मुझे तो इतना समय से बीजेपी का स्लीपर सेल बोल रहे हैं, बीजेपी संघ की एजेंट बोलते हैं, मुझे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मैं माना जाए कि किसी मिश्रा तिवारी की जगह समाजवादी पार्टी के प्रेजेंट डायनेमिक्स में फिट नहीं होता है। फिर देखिए, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखेंगे, क्योंकि ये पार्टी जनेश्वर मिश्र जी की भी पार्टी है, ये पार्टी ब्रजभूषण तिवारी जी की भी पार्टी है, ये पार्टी डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा की भी पार्टी है, ये पार्टी उस लोहिया जी की पार्टी है जो ये कहते हैं कि आप श्री राम, श्री कृष्ण और श्री शिव के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा, आप उनके अस्तित्व को नकार नहीं सकते। भारत आस्थाओं का देश है। मैं आज बोल रही हूं तो मैं एक व्यक्ति विशेष के लिए, आपके खिलाफ, आप खुद कह रही हैं कि पार्टी के ही कार्यकर्ता आपके खिलाफ गालीबाजी करते हैं ट्विटर पे आके, और वो इस वजह से कि आपके सरनेम में मिश्रा तिवारी है, तिवारी मिश्रा है, तो क्या ब्राह्मणों के लिए स्पेस नहीं है समाजवादी पार्टी में? फिर ये मान लिया जाए। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, मुझे डबल टाइटल्ड भौजी बोला जाता है। एक स्त्री बोलती थी, कुछ दिनों बाद देखा उसको पार्टी ज्वाइन करा दी गई। तमाम ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं क्या इनके दो पति हैं जो दो सरनेम लगाती हैं। मुझे अच्छे खासा ट्रोल किया जाता है। उस सबके बाद मुझे मेरी आस्था क्योंकि अखिलेश जी में जुड़ी है, और मैं बार बार आपसे कह रही हूँ वो एक बहुत अच्छे इंसान है, मुझे परिवार की तरह समझते हैं। मेरे बच्चे, मेरे पति सब उनसे जुड़े हुए हैं। मेरे नेताजी मुझे अपनी बच्ची की तरह मानते थे। शिवपाल चाचा, रामगोपाल चाचा, सभी मेरे परिवार का हिस्सा हैं, और मैं परिवार में बात रखती हूँ, ऐसा नहीं, और मेरी बात सुनी जाती है। पर सबसे बड़ी बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी अगर ट्विटर पर ब्राह्मणों को गाली देंगे, माइक के सामने गाली देंगे, तो आज 5वां दिन है जब मेरा, कहते हैं ना कि जो तटस्थ खत्म हो गया, हाँ, तटस्थ है समय लगेगा उनके भी अपराध। तो ये है। तो बेसिकली ये है कि अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, पीर परवसी हो गई, ये पिघलनी चाहिए, नैरेटिव सेट है। पहले मेरी हमारे यहाँ के राजकुमार भाटी प्रवक्ता जी से काफी बहस हुई। वो उन्होंने लिखा कि चाणक्य, तुलसीदास और मनु तीनों खलनायक हैं। आपने क्यों लिखा? फिर उन्होंने दूसरी ट्वीट की, तिवारी, मिश्रा, पांडे, ये सब दुबे जितने भी हैं, ये सब टीवी चैनल्स पे बैठ करके
वो करते हैं। तो मैंने उनको कहा कि साहब सरनेम तो मेरा भी आता है, मेरे तो 2 सरनेम इसमें आते हैं। तो आप किसी भी व्यक्ति को, आप मेरा पूरा ट्विटर उठा करके देख लीजिए, आप मेरा 15 वर्ष का पूरा राजनीतिक करियर उठा के देख लीजिएगा, मैंने कभी किसी जाति, किसी धर्म पर अभद्र टिप्पणी नहीं की, क्योंकि मैं जानती हूँ माँ शारदे का वरदान है, मेरे पास शब्द हैं। तो मैं किसी शब्द से आहत करने वाले शब्द क्यों बोलूं, मैं वो शब्द क्यों ना बोलूं जो आपको राहत दें। तो आहत शब्द और राहत शब्द में बहुत अंतर है। तो मैं राहत शब्दों की बात करती हूँ, आप आहत शब्दों की बात करते हैं। दूसरी चीज, चलिए अंत में मैं यही समझना चाहूंगा कि मैं आप एक चीज और बताती हूँ कि जब मेरे नाम के पीछे तिवारी और मिश्रा पर ट्रोलिंग मेरी जबरदस्त हुई, तो मैंने ट्विटर पर पंडित भी जोड़ लिया है। अच्छा, हाँ, अब लोग मुझे कई बार करते हैं कि आप तिवारी, पांडे, वाजपेयी, मिश्रा ये सब जोड़ लीजिए। एक्चुअली वो जितने पत्थर मुझ पर फेंक रहे हैं, मैं उन्हीं पत्थरों से इमारत खड़ी कर रही हूँ। लेकिन ये गलत हो रहा है, निश्चित तौर पर ये गलत हो रहा है कि पार्टी का एक नेता, मैं उन्हें वैसे अपनी पार्टी का नेता, मैं उनको अस्थायी नेता मानती हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि 2024 तक वो कहीं खिसक लेंगे। हम लोग स्थायी लोग हैं, हम स्थायित्व है हमारे अंदर, हम कभी नहीं गए, हम विपक्ष में नहीं गए। मायावती जी के शासनकाल में हम भी विपक्ष में थे, योगी जी के शासनकाल में हम विपक्ष में थे, और अब दूसरा शासनकाल आ गया तो आप हमें चिल्लाते रहिए, चीखते रहिए। जो सवाल जो मेरा आने वाला था उसका जवाब आप लगता है दे रही हैं कि जो जिस इमारत की आप बात कर रही हैं, क्या इस इमारत का पता बदलेगा, समाजवादी पार्टी से कुछ और पता हो जाएगा? मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 2-3 दिन पहले कहा कि इन परिस्थितियों में बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं मुखर हूँ, मुझे नहीं पता। वो बहुत अच्छे इंसान है, मैं आपको बताती हूँ। और मेरा पता तो, क्योंकि अखिलेश यादव जी मुझे राजनीति में लेकर के आए, वही उन्होंने उंगली पकड़ के राजनीति करना सिखाया। नेताजी के संरक्षण में हम लोगों ने राजनीति करना सीखी, एक धर्मनिरपेक्ष, एक बहुत प्यारी सी राजनीति करना सीखी। अखिलेश यादव जी मेरे मेंटर भी हैं। नहीं तो लेकिन क्या समाजवादी पार्टी से विदाई मान रही हैं आपकी हो जाएगी वर्तमान स्थिति में? नहीं, मेरी विदाई क्यों होगी? विदाई तो उनकी होनी चाहिए ना, स्वामी प्रसाद मौर्य की। भाई मैंने क्या गलत कहा? आप बताइए, मैंने क्या गलत कहा? वो कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम नहीं है, वो कह रहे हैं रामचरितमानस को जला देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। क्यों बैन कर देना चाहिए? मेरे यहाँ देखिए भगवान राम की पूजा हो रही है, रामचरितमानस रखा हुआ है। तो विदाई मतलब जो सही होगा उसकी होगी, या जो खराब होगा उसकी विदाई। मैं तो अपनी पार्टी के लिए खड़ी हूँ, मैं खड़ी रहूंगी, जीवन पर्यंत खड़ी रहूंगी। मैंने अखिलेश यादव जी से कह दिया है। वो कई बार लोग हमला करते हैं मेरे ऊपर, जब भी मैं पार्टी के अंदर बोलती हूँ। 2007 से लेकर के अब तक पार्टी में हूँ, तो जब भी हमला करते हैं, गलत को गलत कहती हूँ, सही को सही कहती हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जानते हैं, नेताजी के पास मैं 2 बार गई, नेताजी मुझे क्षमा करिए, मैं नहीं पार्टी में रह पाऊंगी और ऐसे माहौल में नहीं रह पाऊंगी। नेताजी लड्डू खिलाते थे, डांट के भेज देते थे कि जाओ पार्टी के लिए काम करो। तो मेरी पार्टी है, ये मेरी पार्टी है, मेरा हक है, मैं इस परिवार की बेटिया हूँ। जिस राम की मूर्ति हमारे ठीक पीछे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अभी मुझे ध्यान आता है, लेकिन जिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पे बैन की मांग की है, उनके लिए आप क्या मांग कर रही हैं अखिलेश यादव से? देखिए, मैं उनके लिए कोई मांग नहीं कर रही। हाँ, क्या कार्रवाई? मैं तो बस इतना जानती हूँ, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने। प्रभु श्री राम का नाम इस पूरे संपूर्ण संसार में कोई समाप्त नहीं कर पाएगा। प्रारंभ से लेकर के हाय राम से लेकर के जब बच्चा प्रसव में होता है और एक पीड़ा स्त्री को हो रही होती है, तो वो हाय राम बोलती है, और उसके बाद राम नाम सत्य है तक प्रभु श्री राम हमारे साथ चलते हैं। और यही बात मैं बार बार पार्टी के नेताओं को समझा रही हूँ कि राम का विरोध मत करिए। बीजेपी के विरोध करने का अर्थ प्रभु श्री राम का विरोध करना नहीं है। श्री राम इस धरती के कण कण में विद्यमान है, आप उनको नहीं निकाल सकते, आप संशोधित नहीं कर सकते रामचरितमानस को। स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, ये मांग है आपकी? देखिए, मैं इतनी छोटी कार्यकर्ता हूँ कि मैं एक इतने बड़े नेता के लिए, जो वो कह रहे हैं मैं 85% हूँ, हमें 15% बता रहे हैं, तो हम तो वैसे ही अल्पमत में आ गए, हम तो पार्टी में ही अल्पसंख्यक हो गए। जब वो कह रहे हैं मैं 85% हूँ और ये 15% है। आज उनका बयान आया कि ब्राह्मणों ने ही मेरे खिलाफ मोर्चा खोला है और वो 15% हैं, तो अल्पसंख्यक क्या बोलेगा? अब अल्पसंख्यक अधिकार कुछ मिल जाए तो शायद ऐसी बात है, लेकिन मैं ये स्वयं विवेक के ऊपर निर्भर करता है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के, वो स्वयं ज्ञानी हैं, 4 चुनाव वो देख चुके हैं, और वो ये भी जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर उनको हरा सकती है, और इन मुद्दों की रूपरेखा लिखी जा रही है, और स्वामी प्रसाद मौर्य उसके सूत्रधार हैं।
और हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य 24 में पहले ही अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी को बर्बाद करके निकल लें। ये बात मैं कह रही हूं आपसे, और हम जैसे लोग ठगासा महसूस करते रह जाएं। तो कई बार आदरणीय अखिलेश यादव जी का हो सकता है नया अनुभव हो, वो मेरे नेता हैं, वो मेरे यशस्वी नेता हैं, वो मेरे अध्यक्ष हैं, और वो मेरे से बहुत बड़े हैं, सम्मानित हैं। वो जो निर्णय लेना चाहेंगे लेंगे। हो सकता है कि आपके इस इंटरव्यू के बाद वो कहें कि भाई मुझे ही बाहर का रास्ता दिखा दे। आप इस स्थिति के लिए तैयार हैं? क्योंकि आपके ट्विटर हैंडल पे लगातार दूसरे खेमे वाले जो सिंपथाइजर्स हैं वो लिख रहे हैं कि आप इंसान बहुत अच्छी हैं, भगवा के समर्थन में हैं और पार्टी गलत है आपकी। देखिए, मैंने यही बात बोली, दोनों खेमे वालों से बोली है। जो मुझे गालियां दे रहे हैं मेरी ही पार्टी में, उनसे भी बोली है। जो मुझे बाहर वाले गालियां दे रहे हैं कि आप क्यों रुकी हुई हैं, क्या स्वार्थ है, पार्टी से आपको क्या मिल रहा है, मैंने दोनों से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि मेरे घर की रोटी किसी पार्टी की दलाली से, किसी पार्टी के दफ्तर से, वोटों की दलाली से, भ्रष्टाचार से नहीं आती। मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी। आप उत्तर प्रदेश में एक नेता ढूंढ के दिखा दीजिए जो समाजवादी पार्टी 15 वर्षों तक रहा और कह दे कि मेरी संपत्ति की आप जांच करा लीजिए। मैं राजनीति क्या, मैं जीवन त्याग दूंगी अगर मेरे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा दे। मैं अपने पिता और अपने भगवान को, ईश्वर को मान के काम करती हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं बार बार पटल पर यह बात रख रही हूँ। इस बात को रखते रखते कई साल हो गए, तो अब एक साल है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। अपनी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सूरत क्यों? आखिर कोई भी स्वामी प्रसाद मौर्य अचानक से 2022 में आए और वो कोई पार्टी के पुराने लोगों को गालियां देना शुरू कर दे? अचानक से कोई आए, वो गालियां देना शुरू करे, अपना स्वार्थ सिद्धि करके चला जाए? तो हम लोग क्या मूर्ख हैं जो हम इतने समय से? और दूसरी चीज मैं बार बार बात करती हूँ, जब लोग मुझसे कहते हैं कि आप समाजवादी हैं, आप ब्राह्मणी क्यों लिखती हैं, तो मैं उनको बताती हूँ कि जब मैं 6 सेकंड की थी तब डॉक्टर ने बताया एक स्त्री है, तो मैं स्त्रियों की बात करती हूँ। और जब मैं 6 दिन की थी तो मेरे हाथ में एक कलावा को बांध के कहा गया कि मैं कानकुब्ज ब्राह्मण हूँ, मेरा गोत्र धनंजय है और मुझे उस पर काम करना है। तो मैं अपने ब्राह्मणत्व की बात करती हूँ, इसमें कौन सी? मैंने कभी किसी अन्य जाति को अगर गलत कहा हो तो मैं राजनीति त्याग कर दूंगी। मैं अपने ब्राह्मणों की बात करती हूँ, मैं अपने समाज की बात करती हूँ, मैं अपने समाज का प्रतिनिधित्व करती हूँ। और अगर किसी को भी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो संजय निषाद वाली भाजपा हो और चाहे समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य वाली हो, वो लिख करके दे दें लिखित में कि हमें किसी भी चुनाव में ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए, मैं उनके आगे नतमस्तक हो जाऊंगी। वोट की राजनीति के लिए तो दर दर भटकते हैं, ब्राह्मणों के पास जाते हैं, कोई फरसा उठाता है, कोई शंख बजाता है, कोई गधा उठाता है, और जैसे ही वोटों की राजनीति खत्म हो जाती है, जैसे ही चुनाव से पहले ये स्थितियां होती हैं कि आपके पार्टी के अंतर्गत कोई संजय निषाद बोल रहा होता है और कोई स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहा होता है। तमाम परिस्थितियों के लिए तैयार हैं डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा, और कह भी रही हैं खुल के कि एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उनको डीलर बता रही हैं और खुद को लीडर बता रही हैं, लेकिन ये भी परिस्थिति मान के चल रही है कि कल को संभवतः एक्शन उनके खिलाफ भी हो सकता है, जिस तरह का स्टांस उन्होंने लिया है। बहरहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में जी पूछनी है, देखिए स्टैंड किसी के खिलाफ, क्योंकि हो सकता है कि ये एक मैं हमेशा से अंतर पटल पर बात रखती हूँ और बार बार यही बात रख रही हूँ कि बाहर देखिए स्टैंड कुछ भी हो, किसी का भी हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन एक जब मैं सुबह उठूंगी और जब मैं अपने पिता को श्री रामचरितमानस का पाठ करके सुनाऊंगी तो मेरे आंखों में लज्जा और शर्म नहीं होगी कि चंद वोटों की खातिर, चंद लोगों की गालियां खा करके मैं इसी स्रोत को, जिसको लेकर के मैं अपनी माँ के पास सराहने हॉस्पिटल में रखती हूँ, मैं अपने पिता, मरते हुए माता और पिता को सुनाती हूँ, उस स्रोत के साथ, उस राम रक्षा स्रोत के साथ या उस रामचरितमानस के साथ मैंने गद्दारी की। मैं अपने ईश्वर के लिए साक्षी हूँ। तो यूपी तक पे आप सुन रहे थे डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा को खुलकर बात कर रही हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य का मसला हो या पार्टी के अंदर जिस तरह के हाल फिलहाल के दिनों में एक वर्ग द्वारा इनको टारगेट किया जा रहा है इन तमाम मसलों पे। स्वामी प्रसाद मौर्य इनके हिसाब से डीलर हैं, वो नेत्री हैं पार्टी की। अब देखना ही है कि भविष्य में ये जो पूरा महाभारत छिड़ा हुआ है किस तरह का रूप लेता है। वीडियो सहयोगी साजिद आलम के साथ मेहमद भारद्वाज, दिल्ली, यूपी तक।